Audio Jungle. Audio Jungle. जियाद भाई एक और टॉपिक है। एक छोटा सा पिछले दिनों खबर आई थी कि बहरैन और इसराइल जो है मुआहदा जो हो गया है यूएई के बाद इसराइल ने और बहरीन ने भी अपने ताल्लुकात जो हैं वो कर लिए हैं अच्छे। तो इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे लिए तो खुशी की खबर ये है कि मामला तो हमें ठीक हो रहे हैं। बिल्कुल वाकई सही बात है। तो लेकिन इसकी बार बैकग्राउंड्स हैं, बहुत सारी वजूहत हैं जिसकी वजह से अरब ममालिक जो हैं वो अब इसराइल की तरफ उनकी जो तवज्जो है वो ज़्यादा होती जा रही है और मामला जो हैं वो पीस की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। तो पहले कुछ दिन पहले इसने यूएई ने मुत्तहिदा अरब अमाराट्स इन्होंने इसको यानी रिकग्नाइज किया है। और अब बल्कि आपको याद होगा पिछले दफा हमने बात की थी कि नेक्स्ट होपफुली बहरीन बिल्कुल बिल्कुल मुझे याद है, आपने कहा था कि अब अगला जो है बहरीन एक्सेप्ट कर लें। फौरन बाद बहरीन की पार्लियामेंट में कोई इसराइल का परचम भी जलाया गया, उसकी भी तस्वीरें आई सोशल मीडिया के ऊपर ये वो। तो अच्छा लोग ये सोचा कि शायद ये तो नहीं होगा, बहरीन जो है वो पाकिस्तान में भी नारे लग गए बहरीन जिंदाबाद बहरीन जिंदाबाद। वो अब वो जो जिंदाबाद जो कह रहे थे नारे लगा रहे थे वो अब बेचारे क्या सोच रहे होंगे। नहीं देखें, ये जज्बाती जो होते हैं ना बातें, ये पब्लिक सेंटीमेंट्स बिल्कुल और चीज होती हैं और स्टेट्स के साथ रिलेशन बिल्कुल और चीज होती है। ठीक है, ये जो मिडिल ईस्ट का टॉपिक है ना, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। और देखिए अरबों ने 3 जंगें लड़ ली इसराइल के साथ और वो हमने डिस्कस किया पिछली दफा, कोई नतीजा नहीं निकला। और अरबों के अपने इलाके भी जो थे वो छोटा सा एक मुल्क था इसराइल, टेक्नोलॉजी के बुनियाद पे और अपनी स्ट्रेटजी के बुनियाद पे वो ले गया। और इसको सबसे पहले मिस्र ने एक्सेप्ट किया, ठीक है, और उसके बाद उर्दन ने 74 और 79 में इन लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। और जिन मुल्कों ने एक्सेप्ट किया उनके हालात ज़ाहिर बेहतर थे, इसराइल के साथ अच्छे तल्लुकात थे। और उसके बाद ज़ाहिर है अब ये उसने यूएई ने भी एक्सेप्ट किया है, फिर अब बहरीन ने भी एक्सेप्ट किया है। लेकिन जो असल चीज़ थी ना, जैसे इनका माहिदा ओस्लो हुआ था ना 1993 में, ओस्लो एकॉर्ड हुआ था। अच्छा। तो ओस्लो एकॉर्ड के बाद से जो अरब कंट्रीज थे इनके इसराइल के साथ तल्लुकात बन गए थे और सफारती तल्लुकात ट्रेड की सूरत में इन लोगों ने एस्टेब्लिश कर लिए थे। और इनका एक एग्रीमेंट हुआ था जिसके तहत इन्होंने फैसला किया था कि हम अपने अपने कैपिटल में ट्रेड्स के हवाले से, टेक्नोलॉजी के हवाले से हम जो है ना आपस में मावनत और मुशावरत एक दूसरे से जरूर करेंगे। और उसमें रिफ्ट आ गई थी दोबारा 2000 में, जब सेकंड इंतफादा हुआ ना, अपराइजिंग हुई हमास की सूरत में, तो उसमें एक दफा दोबारा रुकावट आ गई। ठीक है, लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट शिफ्ट आई है ना इस सारी गेम में, उसके 2 बुनियादी उसके रीजंस हैं। देखिए 70s में, अर्ली 70s में हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अरबों ने ऑयल को एज अ वेपन यूज किया। ठीक है, बिल्कुल। और पूरी दुनिया ने इसराइल पे प्रेशर बढ़ाया और इसराइल ने फिर गजा इधर सहरा सीना और गोलान हाइट्स जो थी वो वापस की, वेस्ट बैंक का कुछ इलाका खाली किया। लेकिन अब जो है ऑयल एज अ वेपन यूज नहीं हो सकता। डायनामिक्स और इकोनॉमिक कंडीशंस दुनिया की चेंज हो चुकी हैं। ठीक है, अमेरिकन जो है वो अब सऊदी तेल पे रिलाय नहीं करते। ठीक है, सही बात है। और एशिया में भी बड़ा तेल पड़ा है, इधर अमेरिकन के पास भी बहुत तेल है, इधर कनाडा के पास भी बहुत तेल है, अलास्का में भी बड़ा तेल है। ठीक है, और तेल की कंजम्पशन वैसे भी अब निस्बतन यूरोप में बतदरीज कम होती जाएगी जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक और हाइब्रिड्स गाड़ियां आती जाएंगी मार्केट में। ठीक है ना, और तेल की अब वो इम्पोर्टेंस नहीं रहेगी जो किसी जमाने में हुआ करती थी। लिहाजा अरबों के पास ये जो वेपन था ना ऑयल, इसकी अब वैल्यू जो है वो खत्म होती जा रही है। टेक्नोलॉजी इनके पास है कोई नहीं। ठीक है, इनके पास स्किल्ड मैन पावर भी कोई नहीं है, इनके पास कोई कॉम्पिटेंट लोग नहीं है ऐसे कि जो दुनिया में जाके इनके लिए बड़ी सर्विसेज जो हैं वो
क्रिएट करें और इनका नाम रोशन करें। इनकी तो बंदूकें साफ करने के लिए भी बंदे पाकिस्तान से आते हैं, रिटायर्ड फौजी जो हैं, ठीक है, जो इनका असला मेंटेन करते हैं, साफ सुफ करते हैं। इनके तो अपने लोग इतने कॉम्पिटेंट है ही नहीं, अरब जो हैं, उनको तो सिवाय कुत्ते दौड़ाने के, बाज उड़ाने के और गाड़ियां सहरा में दौड़ाने के अलावा तो कोई काम ही नहीं आता। दिस इज रियलिटी, ठीक है ना। तो याश कौम है और इनका अपना तो कोई ऐसा इनके जिसे कहते हैं ना, इनके मसल्स में तो कोई पावर है नहीं। इनका इनको एक तो सेटबैक पहुंचा है इस एक चीज से, और दूसरी तरफ जो इसराइल है वो जो एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इकोनॉमी के हवाले से, वेपन के हवाले से, एग्रीकल्चर के हवाले से, दुनिया के हर फील्ड के हवाले से जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है वो इसराइल के पास है। बिल्कुल अमेरिका के पास है या इसराइल के पास है। वही कंपनियां अमेरिका में हैं, वही कंपनियों का हेडक्वार्टर या उनका जो मेन ऑफिस है वो इसराइल में भी है। तो एक तो अरब कंट्रीज जो हैं यहाँ से मार खा गए हैं और उनको रियलाइज हो गया कि टेक्नोलॉजी और फ्यूचर जो है वो अभी इस छोटे से मुल्क के बुनियाद के ऊपर, इसके सर पे हम डिपेंड करते हैं, ठीक है। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था ना, वो है ईरान का फैक्टर। ईरान की जो पॉलिसी है, एग्रेसिव पॉलिसी, ईरान अरबों के साथ भी उसकी दुश्मनी चल रही है, ठीक है, इसराइल के साथ भी दुश्मनी चल रही है। अरब जो हैं ईरान का मुकाबला नहीं कर सकते, ठीक है। अब सऊदी अरब जो है वो ईरान से खाइफ है। सऊदी अरब के एक तरफ यमन में फड्डा ईरान ने डाला, दूसरी तरफ सीरिया में फड्डा डाला, ठीक है। फिर इधर लुबनान में और गजा स्ट्रिप्स में भी जो इधर बैठे हैं इनके ईरानियों के जो सपोर्ट करदा जो फोर्सेस हैं, उनसे भी इनको फड्डा। फिर जो आपना हरमज है जहां से सऊदी अरब का तेल जाता है गुजर के, वहां पे भी ईरानियन नेवी बैठी है, ईरानियन नेवल वहां पे जो है वो वहां पे सारा दिन वो गश्त करते हैं। उनकी जो वहां पे नेवी है उस पे भी खतरा है सऊदी अरब को, ये किसी को तुम्हारा तेल रोक दें। अब सऊदी अरब क्या कर सकता है? खुद तो नहीं लड़ेगा ईरान के साथ, या अमेरिका से कहेगा या पाकिस्तान से कहेगा या इसराइल से मदद लेगा। तो इसराइल का भी एनिमी है ईरान, और यूएई भी इसी तरह ही है, बहरीन भी इसी तरह ही है। ये सारे ममालिक जो हैं वो इनका आपस में एक कोalition बन गई है अगेंस्ट ईरान, ठीक है। और ईरान के खिलाफ ये समझते हैं कि हमें अगर एक हो जाना चाहिए तो वो इसराइल के साथ एक हो जाना चाहिए। और इसराइल ने भी इस सिचुएशन को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज किया और उसने इन लोगों से अपने तल्लुकात बढ़ाए हैं, और उसका अल्टीमेट फायदा जो है इसराइल को ही होगा। और बहरीन ने भी उनको रिकग्नाइज किया। और अब देखें, बहरीन हो गया या यूएई हो गया, ये ऐसे ममालिक हैं कि ये टोटली अंडर इन्फ्लुएंस्ड बाय सऊदी अरब, ठीक है। इनकी फॉरेन पॉलिसी और किसी किस्म की पॉलिसी जो है वो कोई एक भी उसमें अमल ऐसा नहीं है जो ये सऊदी अरब से पूछ के ना करते हो, ऐसी बात। और यूएई ने 2015 से बड़े करीबी रिलेशन है इनके, बहरीन के रिलेशन है, मस्कत के रिलेशन है, मस्कत ने इनको होस्ट किया है इनको, और कतर ने 2015 में गजा स्ट्रिप में हमास के खिलाफ इसराइल की सपोर्ट की है, मदद की है। यानी इनके आपस में बेशुमार पिछले 8-10 सालों में आपस में आपको बेशुमार कोalition मिलती है आपस में, इसराइल की और अरब कंट्रीज की, बहुत सारे हवालों से। अब देखें, सऊदी अरब ने अपनी जो है फजाई हदूद वो अलाउ की हुई है, सऊदी अपना इसको इसराइली कमर्शियल फ्लाइट्स को वो उनको इस्तेमाल करता है, और सऊदी अरब को उस पर एतराज नहीं। और जो MBS है मोहम्मद बिन सलमान, इसने बरमला मैनी टाइम कहा है कि आई एम नॉट रिलक्टेंट टू रिकॉग्नाइज इसराइल। उसको बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है इसराइल को रिकॉग्नाइज करने में, लेकिन उसका जो बाप है शाह सलमान, वो अभी तक इस चीज पे कायम है कि नहीं, मैं अभी उसको ऐसे नहीं रिकॉग्नाइज करूंगा। लेकिन सऊदी अरब को कोई इशू नहीं है कि वो उसको रिकॉग्नाइज करे इसराइल को। अभी जितने भी काम सऊदी अरब कर रहा है वो इसराइल की मर्जी और उसकी सपोर्ट और उसकी मंशा के मुताबिक ही कर रहा है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। बिल्कुल सही बात।
नहीं ठीक है, असल में वही पिछली दफा भी हमने इसके ऊपर जब बात की थी, जब यूएई ने इसको रिकग्नाइज किया है, तो हर मुल्क का असल में अपना देखे मुफाद है। हर मुल्क को चाहिए कि अपनी, क्योंकि रियासत जो है वो लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देती है, एक इमाम की तरह होती है जो उनका ख्याल करती है। तो किसी को भी ये सोचने से पहले, जैसे पाकिस्तान में ऐसे खामखा कुछ नासिर हैं जो ठीक है, उनके अपने देखिए इसमें दो दो चार बातें और इसमें हैं इम्पोर्टेंट। हाँ जी। जैसे बहरीन को खतरा या यूएई को ईरान से खतरा है, तो यूएई ने जैसे एक्सेप्ट किया है उसको इसराइल को, तो अब यूएई और इसराइल के तल्लुकात अच्छे हो गए। यूएई और इसराइल में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है अब, ठीक है। तो यूएई जो था, अमेरिका से जदीद लड़ाका त्यारे जो थे, 5th जनरेशन वॉर के जो त्यारे हैं F-35, ये चाहता था कि मुझे वो त्यारे जो हैं वो मिल जाएं, लेकिन अमेरिका रिलेक्टेंट था कि ये त्यारे जो हैं वो कहीं इसराइल के खिलाफ तैयार जो है ना यूज ना हो। लेकिन अब जब उनके आपस में तल्लुकात ठीक हो गए हैं और उन्होंने एक दूसरे को रिकॉग्नाइज कर लिया, गुड रिलेशनशिप शुरू हो गए, तो अब उन्होंने ग्रीन सिग्नल दे दिया, ठीक है हम आपको ये त्यारे दे देंगे। इसी तरह बहरीन जो है वो ये डिफेंस सिस्टम चाहता है, ड्रोन्स चाहता है कि अमेरिका से हमें मिल जाए। तो इस तरह देखें, अमेरिकन को डबल फायदा है। एक तो उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ खित्ते में, दूसरा उनको उनका बिलियन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का असला भी यहाँ बिकेगा, और वो असला भी जो बिकेगा और जो इस्तेमाल होगा वो ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होगा। तो ये सारी पॉलिटिक्स भी है, इकोनॉमी भी है, उसमें बहुत सारे मफादात भी हैं, और रिलीजियस भी इसमें इन्वॉल्व है, और रिलीजियस से ज्यादा खैर मफादात इन्वॉल्व हैं। और ट्रंप ने ये जो पाकिस्तान में कहा जा रहा है जी, इसराइल को जो है वो नहीं तस्लीम करना, नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, मैंने ये भी हिस्ट्री में कहीं पढ़ा था, मुझे याद नहीं है, रेफरेंस मेरे पास नहीं है, लेकिन बहरहाल ये जब ज़ियाउल हक ने ये मेजर था उस वक्त, शायद कोई ये ट्रूप्स ले गया था जहाँ पे इसने फलस्तीनियों के खिलाफ कुछ टैंक और असला इस्तेमाल किया था। आपको शायद बेहतर पता होगा। उर्दन में लेके गया था, उर्दन में ले गया था, जो फलस्तीनियों के खिलाफ इस्तेमाल हुए थे। जी, फलस्तीनियों के खिलाफ इस्तेमाल हुए थे। हाँ जी। अब देखें, एक तरफ तो आप कह रहे हैं जी हमारे फलस्तीनी इसराइल भाई, इसराइल मतलब फलस्तीनी हमारे ये हैं वो हैं, हम उनके साथ जो है वो हमदर्दी करते हैं फलान। दूसरी तरफ से आपका जो स्टेट का जो है वो एक मोटो इस तरह का है कि आप उधर जाके फलस्तीनियों के ऊपर जो है वो टैंक भी चढ़ा देते हैं। तो ये अजीब कंट्रोवर्शियल सी चीज़ है। बेसिकली माशरे में किसी को समझ ही नहीं आ रही कि हम इसराइल के क्यों खिलाफ हैं और फलस्तीन को हम जो क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। और सपोर्ट भी ऐसे सिर्फ गली बातें, कोई इस पे अमली शक्ल बिल्कुल नहीं है। ना तो हम आप उनको कोई रोटी देते हैं, ना कोई आटा पहुंचाते हैं उनके पास, ना कोई चावल देते हैं, ना कोई उनको आप इकोनॉमिकली सपोर्ट करते हैं, ना कोई आप उनको असला देते हैं। ऐसे खाम खाई जो है वो बस गली बातें सपोर्ट लगाई हुई है। देखिए ये जो मामला है ना हुकूमतों के और जो मफादात होते हैं, आमतौर पे पब्लिक इससे अनअवेयर होती है, ठीक है। हाँ जी। लेकिन सियासत का एक बहुत नेगेटिव और डार्क पहलू ये है कि ये पब्लिक को कभी भी ट्रू पिक्चर ऑफ स्टोरी और सिनेरियो नहीं दिखाते, जो कि गलत बात है, ठीक है। अब अरबों ने 25-30 साल लगाए अपनी कौम को इसराइल के खिलाफ करते करते, ठीक है, लेकिन अब अगले 20 साल लगाएंगे उनके फेवर में करते करते, ठीक है। तो ट्रू हिस्ट्री और ट्रू रियलिटीज तो कभी भी बताई नहीं जाती किसी कौम को, किसी नेशन को। पाकिस्तान जो है ये आपको पता है, हमारी कौम वैसे ही खुदाई खिदमतगार है, ठीक है। तो सारे जहाँ का दर्द हमारे जिगर में है, लेकिन हमें अपने दर्द का कभी कोई एहसास नहीं होता कि वो हमारे अपने जो घर में आग लगी है, जो हमारे अपने मसाइल हैं, उनका तरीकाकार क्या होगा या उसको हम कैसे ड्रेस, वो हमारा मसला नहीं। हमें फलस्तीन का बड़ा हमें मुसीबत है। हमें, मेरा मतलब है कि और दुनिया जहान में जहाँ कहीं कोई मसले मसाइल पैदा हो, वो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है ना।
लेकिन हमारे अपने मुल्क में क्या होता है या हम अपने लोगों के साथ क्या सलूक करते हैं इसका कोई सरोकार नहीं इस बात से। और जहां तक देखें फलस्तीन का मसला है, ये फलस्तीनियों का और इसराइलियों का एक डोमेस्टिक इशू है। इसको हमने पहले प्रोग्राम में डिस्कस भी किया था, किस तरह फलस्तीनियों ने इसराइलियों के लिए वहां पे उनको जगह बेची हैं और ये लोग वहां आए और इसकी सारी ग्राउंड कैसे बनी। बिल्कुल। अब जो फलस्तीन के जो हालात हैं, जो एग्रीमेंट हुए इनके इसराइलियों के साथ, फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसके सरबराह यासर अरफात थे, उनका जो ओस्लो एकॉर्ड था, फिर कैंप डेविड एकॉर्ड था, उसके तहत उन्होंने फलस्तीन को, मेरा मतलब है कि एक उसकी जो रियासत है उसके लिए उन्होंने एक रीजनेबल जगह और उसमें सारा उनके लिए पूरे इंतजामात का बंदोबस्त करने की कोशिश की। लेकिन ये जो हमास का जब से वहां पे एलिमेंट क्रिएट स्पॉट, एक नई किस्म की जो अनारकी है और नई किस्म का फितना फसाद पैदा हो गया। और ईरान ने जो सूरत हाल ईरान ने क्रिएट की पूरे खिते में, जो उसने यमन में सूरत हाल क्रिएट की, जो उसने हमास की सूरत में फलस्तीन इसराइल में क्रिएट की, जो सीरिया में उसने क्रिएट की, और बाकी भी सराउंडिंग में वो क्रिएट करना चाहता है। इवन सऊदी अरब में भी जो शिया अक्सरियत के कुछ इलाके हैं जहाँ पे काफी अनरेस्ट पाया जाता है। तो इन चीजों से और बहुत सारे मसाइल पैदा हुए जो कि कुछ फेवर में भी जाते हैं और कुछ अगेंस्ट भी जाते हैं। फेवर में ये जाते हैं कि अरबों का इसराइल के साथ जो है वो तल्लुकात ठीक हो रहे हैं, जो कि खुशाइन बात है। लेकिन अगेंस्ट ये जाते हैं कि एक बहुत बड़ा ब्लॉक बन जाएगा ईरान के खिलाफ, जिसका कि ईरान को फ्यूचर में नुकसान हो सकता है। और इस सारे खिते में किसी एक मुल्क का नुकसान जो है वो पूरे खिते का नुकसान है। बिल्कुल सही बात है जी। हर मुल्क को असल में पहले कहते ना कि पहले अपनी जो हिफाजत, अपने अवाम की, अपनी मतलब पहले आप अपना सोचें फिर किसी और का सोचें, ये भी पाकिस्तान को सोचना चाहिए और उसके मुताबिक अमल करना चाहिए। आजकल जो है वो चल रहा है जो पाकिस्तान में, वो खैर उसके ऊपर पता नहीं कोई थिंक टैंकर जो हैं, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, ध्यान देते हैं कि नहीं। बहरहाल जो भी हो, अल्लाह ताला जो है वो हमारी अब देखें इसमें एक दो बातें छोटी छोटी ये है कि जैसे मैंने बताया सऊदी अरब वेरी मच इन्वॉल्व विद इसराइल, और वो जो है वो इसराइल के बड़े सपोर्टर हैं सऊदीज जो हैं, ठीक है। और सऊदीज को भी यही चैलेंज है ना, अब सऊदिया ने भी अपनी इकोनॉमी सेव करनी है। MBS जो है, मोहम्मद बिन सलमान जो है, जो वली अहद है, अब उसने जो रिफॉर्म्स किए हैं सऊदी अरब में, सऊदी अरब को मॉडर्न स्टेट बना रहा है वो, ठीक है। वो कहते हैं यहाँ शॉपिंग मॉल भी बनेंगे, सिनेमा भी बनेंगे, पब्स भी बनेंगे, जुआ खाना भी बनेंगे, सब कुछ होगा। क्यों कर रहा है ऐसे वो? उसको पता है एक बड़ा शॉपिंग मॉल बनेगा, दुनिया जहान के ब्रांड यहाँ आएंगे, जो उसे टैक्स मिलेगा और जो यहाँ पे टूरिज्म आएगा, जैसे UAE में है, जैसे टर्की में है, ठीक है। अब UAE और टर्की की बहुत ज्यादा आमदनी जो है वो टूरिज्म पे बेस करती है ना। अब जो सऊदी अरब का टूरिज्म तो सारा रिलीजियस टूरिज्म है ना, उनकी सारी आमदनी हज से है और उम्रों से है, ठीक है। अब वो कहते हैं कि बाकी तेल से आमदनी, अब तेल की आमदनी को बेस कर रहा है वो इस सारी सूरत हाल से। ये सऊदी अरब को एक मॉडर्न स्टेट बना रहा है, बड़ी अच्छी बात है, बनाना चाहिए मॉडर्न स्टेट। लेकिन इस सारे अमल के नतीजे में इन्होंने जो मजहबी इंतहा पसंदी दुनिया में फैलाई है, क्या ये अब इस पोजीशन में है कि उसको भी रिवर्स करें वापस, उनको भी कहें कि ये जो हमने तुम लोगों को नजरियात सिखाए हैं ये गलत थे और तुम लोग भी हमारी रवश पे चलो। बाकी दुनिया को, सूडान को, पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, बाकी ममालिक को इन्होंने इंतहा पसंद बना दिया अपनी मजहबी आइडियोलॉजी के पीछे, और खुद ये अपने सिनेमा घर भी बना रहे हैं, डांस क्लब भी बना रहे हैं, जुए खाने भी बना रहे हैं, शराब खाने भी बना रहे हैं। तो ये मफादात जो हैं इन हुक्मरानों के, वो ठीक है अपने मुल्क के लिए तो अच्छे हैं, लेकिन हमारे हुक्मरानों को भी होश के नाखुन लेने चाहिए। और कम से कम इन्हीं लोगों को अगर आपने फॉलो करना तो उनकी ये चीजें भी फॉलो करें कि ये कैसे अपने मफादात की खातिर अपनी ही दी हुई आइडियोलॉजी से अब यू टर्न ले रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं समझता हूं कि अगर अरबों का इसराइल के साथ तल्लुकात डेवलप होते हैं तो इसका कल को फलस्तीनियों को भी फायदा होगा, क्योंकि फलस्तीनी भी फिर उनके साथ, उनके पास भी निगोशिएशन के अलावा कुछ चारा नहीं रह जाएगा। वो कहेंगे यार इन सब ने सुलह कर ली है,
ठीक है, जितने भी खड़पैंच थे इर्द गिर्द सो कॉल्ड, इन सब ने सुलह कर ली है, सारे इसराइल की झोली में बैठ गए हैं, उनके साथ तल्लुकात ठीक कर लें तो हमें क्या मुसीबत है ना। ठीक है, तो वो भी फिर कहेंगे कि ठीक है हमारे साथ भी पीस टॉक करो, और ये जो आपस में हमारे जो मामलात हैं, जो ऑफेंस है, ये फड्डे फुड्डे हैं, इसको खत्म करो और हमारे साथ अमन सुकून से जिंदगी गुजारो। मेरे ख्याल में तो भी जो दुनिया मेरी नाकस राय है वो ये है कि देखें, अब इसराइल वहां पे वेल एस्टेब्लिश हो चुका है, पूरी दुनिया से वहां पर जो ज्यूज हैं वो जा चुके हैं रहने के लिए, उन्होंने टेक्नोलॉजी और एक वेल बेस्ड जो है वो वेल डेवलप्ड माशरा जो है वो तख्लीक। हाँ, वेरी स्ट्रॉन्ग रियासत है जी, उसमें कोई शक ही नहीं, वेरी मच स्ट्रॉन्ग, वेरी एस्टेब्लिश्ड, मॉडर्न वेरी और मच स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन है। वजीर आजम ने एक दफा कहा था, इसराइल के वजीर आजम ने, उसने कहा दुनिया में रियासतों के दो ही कॉन्सेप्ट हैं, एक वो जिन्होंने इसराइल को एक्सेप्ट किया और एक वो जिन्होंने नहीं किया, और जिन्होंने किया है वो खुशहाली की राह पे गामजन है, और जिन्होंने नहीं किया वो अपने हालात देख लें। अपने लाभ देखना, बिल्कुल सही बात है। ये उधर से जी जाने वाले नहीं है, ये तो नहीं नहीं, सोचना जाने वाला सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जितनी मर्जी देर आप बेशक इनके खिलाफ लगे रहें, ये ट्रंप साहब को बड़ा क्रेडिट जाता है सारी सूरत हाल का। ट्रंप ने धमकी दी थी अरबों को, उसने कहा मैं ये जो ओस्लो पीस अकॉर्ड और कैंप डेविड पीस अकॉर्ड सब खत्म कर दूंगा, ठीक है, और इसराइल ने इसको ग्रीन सिग्नल समझा। उसने कहा ये पीस अकॉर्ड खत्म हो जाएंगे तो हम मजीद इलाका काबू कर लेंगे इनका अरबों का, ठीक है। तो ट्रंप साहब ने बकायदा धमकी दी थी, और उसने कहा मैं तल अवीव से यरूशलेम में ले आऊंगा अमेरिकन एम्बेसी को। ले आया। अब उसकी ये जो धमकी थी ये काम कर गई, और अरबों ने कहा ये तो हमसे काबू नहीं आएंगे और ना ही हम इनसे लड़ सकते हैं, तो बेहतर है इनसे सुलह ही कर लो, ठीक है। बिल्कुल तलक मामला पहले भी थे, उन्होंने कहा अब इसको ओपन कर दो, उन्होंने सुलह कर ली, बहुत अच्छा किया। और ट्रंप साहब को फायदा ये होगा कि अपने इलेक्शन में उनके पास एक अच्छा खासा जो है नारा सामने आ जाएगा कि यार देखो मैंने ये दो रियासतें अरब की, और मैं जैसे पिछली दफा बात की थी कि बहरीन ने इसको एक्सेप्ट किया है, और मेरा अगला ख्याल है कि अगला जो है कंट्री सूडान और अमान, ठीक है, और कतर और कुवैत और एंड पे सऊदी अरब, ये अल्हम्दुलिल्लाह सारे जो है ना एक एक करके। अच्छा, यानी आपकी पेशगोई अभी तक तो वैसे ठीक साबित हुई है, कल तक देखिए इसके अलावा चारा कोई नहीं, उनके पास कोई चॉइस कोई नहीं इनके पास। अच्छा, इसको नहीं, सही बात है, ठीक है। और मजे की बात यह है कि इसी बेस के ऊपर जो ट्रंप साहब को नॉर्वे ने, जो नॉर्वे की जो अमन की कमेटी है जो नोबेल इनाम देती है, ट्रंप का नाम जो है वो नामजद कर दिया उसमें ना। अच्छा, वैसे यार आपस की बात है, वो डिजर्व करता है, क्योंकि उसने अफगानिस्तान से भी फौजें बुलाने की बात की है, ईरान से भी उसने लड़ाई नहीं की, इधर इसने इसराइल फलस्तीन में पीस अकॉर्ड की बात उसने की, और अरबों की और इसराइलियों के फड्डे खत्म कर दिया। हमारा कश्मीर का भी उसने वैसे कहा था इमरान खान को कि मैं मेडिएशन करता हूँ, 2-3 दफा ट्रंप साहब ने इनको प्रपोजल दिया कि मैं मेडिएशन करता हूँ, मैं सालसी करता हूँ, लेकिन इमरान खान साहब ज़ाहिर है उनको पीछे से इजाजत नहीं मिली, तो उन्होंने अभी तक एक्सेप्ट नहीं की वो बात ना। बहरहाल वो नामजद हो चुका है, और मेरा ख्याल है कि इस दफा ट्रंप साहब जो हैं वो नॉर्वे आएंगे, क्योंकि कुछ अर्सा पहले ओबामा साहब भी ले गए हैं पीस प्राइज जो, और इस दफा ट्रंप का नंबर है। तो ठीक है जी, हम उम्मीद करते हैं कि दुनिया जो है वो क्या उसे कहते हैं अमन की तरफ गामजन रहे, हर मुल्क जो है वो क्या उसे कहते हैं दहशतगर्दी के खिलाफ काम करे, जो आम इंसान है बेसिकली, जिसने बेचारे ने कोई कसूर नहीं किया होता, उसको अपनी जिंदगी अमन के साथ गुजारने की जो है वो बिल्कुल आज़ादी और इजाजत होनी चाहिए। इसके साथ ही मेरा ख्याल है आज का प्रोग्राम यहाँ पे खत्म करते हैं, फिर तो इंशाल्लाह फिर अगली सिटी में कुछ नए। आखिरी बात कर दूं, ये ट्रंप साहब की बात हो रही, इन्होंने सऊदी अरब को बहुत सपोर्ट किया है वैसे ये इसराइल के प्रोजेक्ट में। अच्छा। और उन्होंने एमबीएस को बड़ा सपोर्ट किया, मोहम्मद बिन सुलेमान को। अच्छा। और कांग्रेस इसके बहुत खिलाफ थी वो जमाल खशोगी के कत्ल केस में, बिल्कुल। लेकिन हाँ, जो वो तुर्की में बहुत खिलाफ थे इनके, लेकिन ट्रंप ने उसको क्लीन चिट दी है और उसको बड़ा सपोर्ट किया बहुत से मौकों पे, सिर्फ इसलिए कि ये इसराइल के साथ बेहतर
तल्लकात का ख्वाब है। अच्छा। ज़रा पीसफुल एक बड़े, अगर आप उसको सिनेरियो में देखें तो ये बात दुरुस्त है, अच्छी बात है उसकी। ठीक है। बहरहाल हर मुल्क के अपने मुफादात हैं और ट्रंप के और हर जो अरबों के हैं वो अपने मुफादात हैं। बहरहाल बेहतर है जब तक एज लॉन्ग एज वो अच्छा करते हैं सबके लिए, तो ये तो अच्छी बात है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो सिजाद भाई, इसके साथ ही मेरा प्रोग्राम का जो वक्त है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो नाज़रीन, आपके सामने इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में कुछ नए हालात हाज़िरा के ऊपर जो इश्यूज हैं वो लेकर उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। सिजाद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।